तो हिंदी पत्र लेखन के अंतर्गत पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासन में आपको पत्राचार करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रशासन में पत्राचार जो आपको करना पड़ेगा वो है, वैसे आम जीवन में भी हम पत्राचार करते हैं, लेकिन ये आपका इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब एक तरीके से ऐसे पत्र लेखन जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए होते हैं। और औपचारिक पत्र जो आपके रहेंगे, औपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो कि सरकार के बीच में लिखे जाते हैं, ठीक है। सरकारी कामकाज से जुड़े हुए पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर इन्हीं को हम बोलते हैं। तो आज के सेशन में, अभी मैं पिछले सेशन में आपको कुछ शब्दावलियां लिखवा रहा था, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और गैर सरकारी पत्र जो आपके हैं, ठीक है। इन सभी पत्रों में हम कई सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब तक हम एक बार शब्दावली नहीं जान लेंगे ना, तब तक हमें कोई फायदा नहीं होगा। एक बार शब्दावली जान लें, फिर इसके बाद जो भी आपके पाठ्यक्रम में सरकारी पत्राचार हैं, शब्दावली देखो सबको जाननी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको कई नए शब्द भी आएंगे और ऐसे शब्द आएंगे जो कल के दिन प्रशासन में आपको मिलेंगे। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो एक एक पत्र लेखन में हर एक पत्र को पहले समझेंगे कि इस ऑफिशियल लेटर को परिभाषित कैसे करते हैं। परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आता है आपका बकायदा, और आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में भी आपका आता है। बाकी कल के दिन जब आप प्रशासन का हिस्सा बनेंगे तो आपको सरकारी पत्रों को, अर्ध सरकारी पत्रों को, कार्यालयीय आदेशों को, सर्कुलर्स को, इन सब से रूबरू होना पड़ेगा, डेली वाइज लिखना पड़ेगा। तो यदि आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैं पत्र लेखन के जो पाठ्यक्रम के इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं उनको तो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको परिभाषा बताऊंगा, फिर ड्राफ्ट बताऊंगा कि कैसे उसका प्रारूप बनाते हैं, और इसके बाद उसके एक दो उदाहरण बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, एक एक करके क्लियर होता चला जाएगा। अब आज के सेशन में मैं कुछ शब्दावलियां डिस्कस करूंगा। देखो पिछले सेशन में क्या क्या डिस्कस हुआ था, एक बार पिछले सेशन का देख लेते हैं हम। पिछले सेशन में देखिए मैंने आपका काफी कुछ डिस्कस कर दिया था पत्र लेखन को लेकर के। देखिए ये शब्दावलियां हो गई थी, देखिए ये सारी शब्दावलियां आप में से कितने लोगों ने किया था इससे पिछले वाली क्लास? सभी ने किया होगा ना पिछली क्लास। जो भी पिछली क्लास करेगा निश्चित तौर पे पत्र लेखन को लेकर के ये शब्दावलियां आपने रूबरू हुआ होगा। फिर मैं अभी देखो आने वाले समय पे जब ड्राफ्ट बताऊंगा ना कि कैसे एक ड्राफ्ट होता है सरकारी पत्र का, अर्ध सरकारी पत्र का ड्राफ्ट क्या होता है, कहाँ पे प्रेषक का नाम लिखते हैं, कहाँ पर स्थान लिखते हैं, कहाँ पे दिनांक लिखते हैं, कहाँ पे विषय लिखते हैं, कहाँ पे मेन बॉडी लिखते हैं, ठीक है, क्या संबोधन शब्द होते हैं, क्या संलग्नक में बनाते हैं, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको पॉइंट वाइज लिखना है। लेटर को, लेटर लिखना आना चाहिए, ठीक है, खासकर सरकार में। तो प्रेषक मैंने आपको बताया था पत्र भेजने वाला होता है, प्रेषिती शब्द पत्र पाने वाला होता है। तो ये दोनों शब्दों के बारे में आप जाने जाइएगा। पत्र भेजने वाला प्रेषक और प्रेषिती है पत्र पाने वाला, ठीक है। प्रेषण का मतलब होता है भेजा जाना, पत्रांक का मतलब होता है पत्र में अंकित संख्या, ठीक है। पत्र में एक जो संख्या वहां पे पत्रांक शब्द लिखा जाता है। फिर इसके बाद जो है महोदय, महोदय श्री, प्रिय श्री, ये संबोधन का प्रयोग करते हैं, है ना। जो आपके सीनियर हैं उनके लिए महोदय शब्द यूज करेंगे, जो आपके जूनियर हैं प्रिय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पे जो औपचारिक शब्द होते हैं उनमें हमें ध्यान रखना पड़ता है इनका। निदेश, स्थान और दिनांक भी डालना पड़ता है, ठीक है। जब पत्र जारी करने की तिथि जो आपकी होगी उसी तिथि को आपको डालना होगा। निर्देश मतलब एक संकेत करना, है ना। आप कहे कि मैं निर्देश देता हूँ, निदेश देता हूँ, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है निर्देश और दूसरा होता है निदेश। निदेश का मतलब होता है आज्ञा करना, आपने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और निर्देश का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो है एक आपने गाइडलाइन जारी की है, गाइडलाइन कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, जो भी आप इसको समझ लें उस रूप में आप इसको देख सकते हैं पूरी तरीके से। वरिष्ठ मतलब आपके उच्च अधिकारी को वरिष्ठ कहते हैं, कनिष्ठ आपके निम्न अधिकारी। अब मैं आगे की लिस्ट आपको भी बनवाता हूं। अभिलेख का मतलब है अधिकारातीत लेख, मतलब जो आपके अधिकारों के अंतर्गत आने वाला लेख है। सूचनार्थ का मतलब है सूचित करने के आदेश से, ये आएगा आपका, कई जगह सूचनार्थ शब्द प्रयोग करेंगे। प्रयोज्य मतलब है उद्देश्य, प्रारूप मतलब है आरेख या ड्राफ्ट। यहां तक देखो हमारी चीजें हो गई थी, यहां तक हमने कर लिया था। अब चलिए आगे क्या क्या चीजें रहेंगी उनको भी हम एक एक करके यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक शब्द आएगा बार बार, संलग्नक। हमेशा जब कभी भी आप कोई फॉर्म, अब तो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे। कोई भी वैकेंसी आती थी तो उसका जो है मार्केट में आप जाते थे और उसका एक फॉर्म मिलता था, उसको जो है भर के फिर डाकघर से आप भेजते थे। अब तो सब ऑनलाइन जमाना हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप पत्र लेखन करेंगे
तो एक शब्द आएगा आपका संलग्नक का। संलग्नक का मतलब है जिसे साथ लगाकर भेजा जाए। संलग्नक में कई सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। ये शब्द आपका कैसे लिखेंगे? संलग्नक। ठीक है, इसका मतलब है इसके साथ कोई भी आप जो भी चीज लिखें उसकी लिस्ट लिखनी पड़ती है। जैसे आप पत्र लेखन करेंगे ना, तो जो जो आप लगाकर भेजेंगे, जैसे हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, या आप जो है अंक पत्र इंटर का भेज रहे हैं, या फिर आप जो है ग्रेजुएशन का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, डिग्री, जो कुछ भी आप लगा रहे हैं, आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, आप जो है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है जो जरूरी है, जो आपसे मांगे जाएंगे, उन सभी को संलग्नक के तौर पे आप क्या करते हैं? पीछे जो है लगाकर भेजते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक शब्द और यूज होता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब है एक तरीके से फोटोकॉपी। आप सभी जानते हैं जीरोक्स कराते हैं ना, फोटोकॉपी कराते हैं ना, छाया प्रति बोलते हैं इसको। ठीक है, तो संलग्नक मतलब जिसे लगाकर भेजा जाए, भेजा जाए, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन आप लगाकर साथ में भेजेंगे। प्रतिलिपि मतलब होता है आपका जीरोक्स। जीरोक्स मतलब छाया प्रति। छाया प्रति। ऑनलाइन की दुनिया ने सब बदल दिया, नहीं तो पहले ये सब चीजें होती थी आपकी। इसके बाद है इन सभी शब्दों का प्रयोग करना होगा। मैं आपसे, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे शब्द आपसे वहां पर पूछूंगा। इस बार मैं काफी लंबी लिस्ट है, इसलिए सारे के सारे बताऊंगा। एक शब्द और यूज होता है कार्मिक। कई जगहों पे कार्मिक मंत्रालय, डीओपीटी वगैरह ऐसे करके शब्द यूज करते हैं ना, इसका मतलब होता है कर्मचारी। कार्मिक का मतलब है कर्मचारी से। ठीक है, कार्मिक का मतलब क्या है? कर्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, अगला शब्द है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का मतलब क्या है आपका? किसी प्रश्न के सापेक्ष दिया गया उत्तर। कोई भी आपसे इससे पहले मान लीजिए लेटर है, कोई प्रश्न पूछा गया है, कोई जानकारी आपसे ली गई है, तो उसके सापेक्ष दिया गया उत्तर ही प्रत्युत्तर कहलाता है। ठीक है, तो अगला है, लिखते जाइएगा इनका, किसी प्रश्न के सापेक्ष दिया गया उत्तर। ठीक है, किसी प्रश्न के सापेक्ष दिया गया उत्तर। इसके बाद एक होता है सेवा शर्तें। सेवा शर्तें। देखिए, जब आप प्रशासन में जाएंगे तो आपसे कई सारी सेवा शर्तें होंगी। आपके पद की, जो आपकी सर्विस है, जिस पद पर है, जिस पोस्ट में है, उस पद से जुड़ी हुई सेवा होगी, यानी आपका कर्तव्य होगा कि आपकी ड्यूटी क्या है, और उससे जुड़ी हुई शर्तें कि किन शर्तों पर आप ये ड्यूटी को करेंगे। तो पद से जुड़ी हुई सेवा और शर्तों को हम यहां पर सारी की सारी देखते हैं। क्लियर है? स्पष्ट है? नेक्स्ट है अनुलंघनीय। अगला टर्म्स आएगा अनुलंघनीय। अनुलंघनीय का मतलब क्या है? जिसका उल्लंघन ना किया जा सके। जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, वो क्या है? अनुलंघनीय। जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, अनुलंघनीय। इसके अलावा एक टर्म्स होता है, कल के दिन आप जाएंगे ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, तो सरकारी छुट्टियां भी आपको मिलती हैं। ठीक है, सरकारी छुट्टियों को काट करके जो दिन काम करने के होते हैं उनको बोलते हैं कार्य दिवस। कार्यालय खुलने के दिन को हम कार्य दिवस के तौर पे जानते हैं। जब आपका कार्यालय खुलेगा, कार्यालय खुलने का दिन, या कार्यालय खुलने का दिन, है ना, जैसे कार्य दिवस बोलते हैं ना, कार्य दिवस में काम होगा, तो ये सब टर्म्स यूज करेंगे, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे आप। कार्यालय खुलने का दिन, कार्य दिवस। ठीक है, कई बार कहेंगे कार्य दिवस पे कॉल करिएगा। कार्य दिवस मतलब कार्यालय जिस दिन खुला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। शासनादेश। कई बार ऊपर से आपको आदेश मिलेगा, सर्कुलर प्राप्त होगा, शासनादेश, कि शासनादेश लागू करवाइए। यदि आपके वरिष्ठ अधिकारी ने कोई वो लिखा है, आपको पत्र लिखा है, तो भी यूज है। शासनादेश मतलब शासन के द्वारा दिया गया आदेश, शासन का आदेश, शासन के द्वारा दिया गया आदेश। ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है? शासनादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा पूर्व अनुमति, पूर्वानुमति। पूर्वानुमति का मतलब क्या है? पहले प्राप्त कर ली गई आज्ञा, पहले प्राप्त कर ली गई आज्ञा।
यदि कोई भी अधिकारी से आप पहले ही किसी विषय के बारे में सूचना दे करके उससे आप क्या है उस कार्य को लेकर के आप पहले ही जानकारी दे देते हैं और पहले ही आप जो है तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है, पहले प्राप्त कर ली गई आज्ञा। देखो कार्यालय आदेश जब आप लिखेंगे ना, कार्यालय आदेश एक कार्यालय के कर्मचारी जो होते हैं उनके काम करने को लेकर के उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक कार्यालय अपने ही क्रियाकलापों को अपने अधिकारियों तक, अपने कर्मचारियों तक सूचित देता है। तो हर कार्यालय में एक जगह होती है सूचना पटल। सूचना पटल होता है, आपके स्कूल में भी रहा होगा, यदि आप स्कूल में पढ़े होंगे तो एक बड़ा सा सूचना पटल हुआ करता था। सूचना पटल में हर तरीके की सूचना लिखी जाती है, उसको बोलते हैं अधिकृत स्थान। एक अधिकृत स्थान होता है जिसको हम ऑलरेडी आधिकारिक तौर पे वहां पे हम उसको लिखते भी हैं और आधिकारिक तौर पे होती है अधिकृत स्थान। किस चीज का अधिकृत स्थान होता है? सूचना दर्ज करने का। सूचना दर्ज करने का, कोई भी जानकारी सूचना दर्ज करने का, सूचना दर्ज करने का अधिकृत स्थान को सूचना पटल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, अगला शब्द है आपका पत्रावली। एक बार ये टर्म से भी प्रयोग होता है आपका पत्रावली। पत्रावली का मतलब क्या है? जो पत्र होते हैं उनकी फाइल, पत्रों की फाइल, पत्रों की फाइल को पत्रावली कहते हैं। कई सारे लेटर्स होते हैं, उनकी फाइल होती है ना, ठीक है, वो पत्रावली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्थानांतरण, ट्रांसफर। यह शब्द बहुत बार प्रयोग किया जाएगा। कई बार अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित किया जाता है, भेजा जाता है, इसको स्थानांतरण बोलते हैं। रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा शुद्ध लिख देता हूं, स्थानांतरण, ये टर्म्स यूज होगा। हाँ, नोटिस बोर्ड जो आपका है, हाँ वही होगा। स्थानांतरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना, ये शब्द भी यूज होगा। ये जितने शब्द लिखवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं पे आपके यूज होंगे। अगला है प्रोन्नति, प्रोन्नतिकरण। आप किसी भी कार्यालय में काम करेंगे, समय के साथ आपका प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है? आपके पद को उच्च पद पे ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना। प्रमोशन का मतलब आप सभी जानते हैं ना, इसी को हिंदी में शब्द यूज करते हैं प्रोन्नतिकरण, प्रमोशन की प्रक्रिया। प्रमोशन की यानी कि आपको कनिष्ठ से वरिष्ठ की तरफ ले जाना। ठीक है, इसके बाद एक नियमावली होती है, हमेशा रूल बुक होती है हर जगह की, हर एक संस्थान की नियमावली। जब कभी आप कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन पे हमें एक कंप्लीट आपको नियमावली देखते हैं। नियमावली का मतलब क्या है? नियमों का संग्रह। हर एक संस्थान का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक जगह का अपने खुद के नियम होते हैं, नियमों का संग्रह, इसी को हम नियमावली कहते हैं। ठीक है, नियमों का संग्रह को ही नियमावली कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुभाग। अनुभाग क्या होता है? अनुभाग किसी विभाग का एक हिस्सा होता है। अनुभाग किसी विभाग का, किसी विभाग के हिस्से को अनुभाग कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किस तरीके से डिपार्टमेंट में एक हायरार्की बटी होती है, कैसे डिपार्टमेंट पे पहले मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय कई विभागों में बटे होते हैं, फिर विभाग कई अनुभागों में बटे होते हैं। ठीक है, तो किसी विभाग का हिस्सा, विभाग का एक हिस्सा, ये आपका अनुभाग कहलाता है। ये मैंने पिछले ही सेशन में जब मैंने आपको शुरुआत कराया था तो वहां पे एक मैंने प्रॉपर आपको बताया था। आप लोगों ने जिसने भी पिछला सेशन नहीं देखा पहले वो सेशन देखेंगे, उसमें आपका एक फाउंडेशन, अभी देखो मैं फाउंडेशन बना रहा हूं। जब आपका फाउंडेशन बेहतर हो जाएगा तो धीरे धीरे फिर आप पत्र लेखन में बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगला चलते हैं। अगला एक शब्द यूज किया जाता है पुनर्विचार। पुनर्विचार, पुनर्विचार का मतलब होता है किसी विषय पर दोबारा विचार करना, यह पुनर्विचार कहलाता है। किसी विषय पर दोबारा विचार, दोबारा विचार, ये क्या है आपका? पुनर्विचार। ठीक है, ये आमतौर पे जो है आप ये टर्म से परिचित भी होंगे। ठीक है, एक अगला है आपका अनुग्रहित।
अनुगृहीत, ये शब्द भी यूज होगा कई जगहों पे। अनुगृहीत का मतलब होता है, इंग्लिश में देखूं तो ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड शब्द होता है ना आपका इंग्लिश में। आसान भाषा में कहें एहसानमंद, एहसानमंद, है ना। तो अनुगृहीत का मतलब है एक तरीके से एहसानमंद, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाता है कई बार। अगला है गजट। गजट तो हम आगे एक बार समझेंगे भी, जब हम नोटिफिकेशन निकलता है, सरकार का एक गजट होता है, सरकार के द्वारा राजपत्र होता है, एक तरीके से सरकार शासन के द्वारा जारी अधिपत्र को गजट कहते हैं। शासन के द्वारा जारी अधिपत्र को गजट कहते हैं। शासन के द्वारा जारी अधिपत्र को गजट कहते हैं। नियत, नियत मतलब जिसे तय किया गया हो। अगला टर्म से नियत, जिसे तय किया गया हो, नियत मतलब एक निश्चित, ठीक है। अगला है आयोजन। आयोजन, आयोजन का मतलब क्या होता है पता है आपको? आयोजना, पहले होता था ना पंचवर्षीय योजना, आयोजना, आयोजना मतलब जिसे योजनाबद्ध किया जाए उसे हम आयोजन कहते हैं। आयोजना, जिसे योजनाबद्ध किया जाए वह है आयोजन, जिसे योजनाबद्ध किया जाए उसे हम आयोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नियत। नियत मतलब जिसे तय किया जाए, आयोजन मतलब जिसे योजनाबद्ध किया जाए। अगला है आपका टिप्पणी। टिप्पणी, टिप्पणी का मतलब है एक तरीके से टिप्पणी मतलब कार्यालयी विधा में लिखा गया नोट। कार्यालयी विधा में लिखा गया नोट। कार्यालयी विधा में लिखा गया नोट को क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। कार्यालयी विधा में लिखे गए नोट को टिप्पणी कहते हैं, ठीक है। कई बार टिप्पणी करनी होती है, किसी भी मुद्दे पे आपको लिखना होता है, ठीक है। एक शब्द और होता है और इसको रिमाइंडर्स बोलते हैं, अनुस्मारक। अनुस्मारक ये भी बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए सरकार में जब आप जाएंगे तो आपने किसी को एक सरकारी पत्र लिखा, उसमें कोई काम लिखा, अब उसको दोबारा याद कराने के लिए उसी बात को कि देखो आपको एक पत्र लिखा गया था, तो किसी की याद में प्रेषित या निर्मित या किसी चीज को याद दिलाने के लिए, ठीक है, याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। इसको रिमाइंडर्स बोलते हैं, है ना। मोबाइल में भी रिमाइंडर लगाते हो ना आप, ठीक है। तो अनुस्मारक भी आपको ध्यान रखना है, ये भी जरूरी है कई जगह पे, इसके बारे में भी लास्ट में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? काफी सारे पॉइंट इसमें मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बहुत सारे टर्म्स आप मेरे से सीखोगे जब मैं आपको पत्र लेखन करवाऊंगा। तो पत्र लेखन में बहुत सारे शब्द आप सीखोगे। पत्र लेखन में कई सारी शब्दावलियां बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा कि अच्छा देखो नई शब्दावली आ गई। हाँ, तो जो ये नई शब्दावली जितनी भी आएंगी उन सभी शब्दावलियों को आप लोग फिर एक साथ कर लीजिएगा। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए शासकीय पत्र या सरकारी पत्र। नहीं, पहले आप ये मत डालिए, पहले डालिए औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन ये हेडिंग डाल लीजिए आप, औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन। तो जो आने वाला हमारा अब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको औपचारिक पत्र लेखन के बारे में सभी में बताऊंगा, ठीक है, सभी के बारे में। और फिर सरकारी पत्र लेखन से हम अपनी क्लास का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो सरकारी पत्र लेखन होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है? क्लियर है सभी को? या कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, एक बार थोड़ा सा कुछ लिख लो, पैराग्राफ चेंज करिए, यहीं पे लिखिए पत्र लेखन का वास्तविक अर्थ है,
पत्र लेखन का वास्तविक अर्थ है, मैं देखो आपको बहुत सुलझी हुई परिभाषा लिखवाऊंगा, ठीक है, पूरी परिभाषा लिखवाऊंगा, एक बार ध्यान से लिखिए। पत्र लेखन का वास्तविक अर्थ है कागज के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना। कागज के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, एक बार लिख लो, काम आएगा परिभाषाएं वगैरह। पत्र लेखन का वास्तविक अर्थ है कागज के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना। वास्तव में पत्र लेखन एक ऐसी विधा है, वास्तव में पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासकीय स्तर, जिसका प्रयोग देखो व्यक्तिगत स्तर पे भी प्रयोग करते हो पत्र लेखन का, जिसका प्रयोग व्यक्तिगत, प्रशासकीय, सामाजिक प्रत्येक स्तर पर होता है, प्रत्येक स्तर पर होता है, प्रत्येक स्तर पर होता है। पत्र हमारी अनुभूति, पत्र हमारी अनुभूति और विचार को समन्वित रूप से, हमारी विचार को, भावनाओं को, पत्र के माध्यम से क्या होता है, हमारी जो अनुभूति होती है, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, पत्र हमारी अनुभूति को, विचार को और भावनाओं को समन्वित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, समन्वित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे संदेश को ले जाने, हमारे संदेश को ले जाने का कार्य करते हैं, हमारे संदेश को ले जाने का कार्य करते हैं। पत्र जितने कुशल और कलात्मक रूप से लिखे जाएंगे, पत्र जितने कुशल और कलात्मक रूप से लिखे जाएंगे, उसमें संदेश वहन करने की क्षमता उत्पन्न होगी, उसमें संदेश वहन करने की क्षमता उत्पन्न होगी तथा जिस उद्देश्य को लेकर इनकी रचना की गई है, तथा जिस उद्देश्य को लेकर इनकी रचना की गई है वह उतनी ही तीव्र गति से पूर्ण होगी, वह उतनी ही तीव्र गति से पूर्ण होगी, वह इतनी ही तीव्र गति से पूर्ण होगी। वस्तुतः पत्र हमारी मनोकांक्षाओं के वाहक होते हैं, वस्तुतः पत्र हमारी मनोकांक्षाओं के वाहक होते हैं, वाहक होते हैं। अतः इनका आकार प्रकार सम्यक रूप से, अतः इनका आकार प्रकार सम्यक रूप से सजा, सवरा और कलात्मक होना चाहिए, अतः इनका आकार प्रकार सम्यक रूप से सजा, संवरा और कलात्मक होना चाहिए, सजा, संवरा और कलात्मक होना चाहिए। कलात्मक होना चाहिए। पत्र की विषय वस्तु, पत्र की विषय वस्तु, भाषा शैली, पत्र की विषय वस्तु, भाषा शैली, लेखन की योग्यता, लेखन की योग्यता, मना स्थिति, वैचारिकता तथा संवेदनात्मकता को प्रकट करती है। पत्र की विषय वस्तु, भाषा तथा शैली, लेखन की योग्यता, मना स्थिति, वैचारिकता एवं संवेदनाओं को प्रकट करती है, संवेदनाओं को प्रकट करती है। प्रत्येक अवसर के अनुकूल ही पत्रों को लिखा जाता है, प्रत्येक अवसर के अनुकूल ही पत्रों को लिखा जाता है
उसी के अनुरूप पत्रों का स्वरूप, भाषा और विषय निर्धारित होते हैं। उसी के अनुरूप पत्रों का स्वरूप, भाषा और विषय निर्धारित होते हैं। इस आधार पर हम पत्रों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस आधार पर हम पत्रों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं औपचारिक पत्र कैसे पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र कार्यालयों को लिखा जाते हैं, संस्थाओं को लिखे जाते हैं, सरकारों को लिखा जाते हैं, प्रकाशकों को लिखा जाते हैं, एक मतलब प्रोफेशनली। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत होते हैं, माता पिता को, बड़े भाई को, बहन को, है ना। औपचारिक पत्र जैसे प्रधानाचार्य के नाम पत्र जो आप लिखते थे, ये कैसा था? औपचारिक पत्र था। ठीक है, आप जो है आवेदन पत्र के तौर पे लिखते थे ना प्रधानाचार्य से छुट्टी लेने के लिए, तो ये आपके भी आवेदन पत्र के तौर पे था, आपका ये औपचारिक पत्र था। तो औपचारिक पत्र में कार्यालयी, प्रशासकीय, व्यावसायिक, अर्ध सरकारी, निविदा, विज्ञप्ति, ये कार्यालयी सारे पत्र होते हैं। एक कार्यालय दूसरे कार्यालय से कम्युनिकेट करे, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से कम्युनिकेट करे, ये सारे आपके औपचारिक पत्र होते हैं। दूसरा अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत व सामाजिक पत्र होते हैं। ठीक है, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, जैसे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक संदेश, ये सारे आपके होते हैं। ठीक है, तो औपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनका हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ाव होता है, हमारे निकट संबंधियों से जुड़ाव होता है, हमारे मित्रों से जुड़ाव होता है। तो नेक्स्ट सेशन पे हम सारे पत्रों को लिखेंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ऑफिस ऑर्डर्स, सर्कुलर, है ना, गवर्नमेंट मतलब सरकारी पत्र, शासनादेश बोलते हैं। ठीक है, कार्यालयी आदेश, परिपत्र, अनऑफिशियल लेटर भी होते हैं आपके, वो अलग है, उनको नहीं यहां पे डिस्कस करेंगे हम। अधिसूचना, है ना, अधिसूचना, नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। अर्ध सरकारी पत्र आपको पढ़ना है। रिमाइंडर्स आपको पढ़ना है। अनुस्मारक, ठीक है, हमें देखो मेमोरेंडम नहीं पढ़ना है, ज्ञापन होते हैं कई सारे, वो नहीं पढ़ना है हमें। एक्नॉलेजमेंट नहीं पढ़ना, नोटिस नहीं पढ़ना हमें। प्रेस रिलीज भी होती हैं, ठीक है, प्रेस विज्ञप्तियां भी होती हैं, वो भी नहीं पढ़ना है। वो हमारे, हम ज्यादा से ज्यादा सरकारी, अर्ध सरकारी, कार्यालयी आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, ठीक है, और जो आपके हुए तार, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आने वाले से। अधिसूचना, नोटिफिकेशन जो निकलता है आपका। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन पे आगे की क्लास में पत्र लेखन में मैं आपको प्रॉपर पहले परिभाषा बताऊंगा, फिर ड्राफ्ट लिखवाऊंगा। हम एक क्लास में एक एक जो है ड्राफ्ट को और एग्जाम्पल को समझते हुए चलेंगे, तो हमें आने वाले 6, 7, 8 क्लासेस में हम पूरा पत्र लेखन कवर कर लेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक में हमें औपचारिक पढ़ना है। ठीक है, इतना रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में आगे की देखेंगे टॉपिक।